नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने वार्ता से पहले दिखाए तेवर, कोई संशोधन स्वीकार नहीं। 8 दिसंबर को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। शनिवार को सरकार से 5वें दौर की बातचीत होने से पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठनों ने आज प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा भी की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव एच.एस. लखोवाल ने कहा है कि आज देश भर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे सिर्फ पंजाब आंदोलन बोलना सरकार की साजिश है, मगर आज किसानों ने दिखाया है कि यह आंदोलन पूरे भारत में हो रहा है और आगे भी होगा। हमने फैसला लिया है कि अगर सरकार आज कोई संशोधन रखेगी तो हम संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को आज 9 दिन हो गए हैं और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। हालांकि सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला। याचिकाकर्ता ने कहा कोरोना का खतरा बढ़ा। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 दिनों से डटे हुए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ शर्मा ने याचिका दायर की है और याचिका में दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने रोड बंद कर दिए हैं, जिससे इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी प्रभावित हुई है। दिल्ली में बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, जिनको दिक्कतें हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 26 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बुराड़ी निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी थी, जिसको किसानों ने ठुकरा दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओवैसी के गढ़ में बजा बीजेपी का डंका। शाह बोले तेलंगाना के लोगों ने किया पीएम मोदी पर भरोसा। जी हां दोस्तों, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देश के सबसे बड़े नगर निगम में से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 43 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 150 वार्डों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। बीजेपी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। तेलंगाना की जनता का आभार। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने निगम के चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया था। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद में रोड शो किया और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में दूर होगा रोजगार संकट। आज यानी कि 5 दिसंबर से योगी सरकार शुरू करेगी मिशन रोजगार। जी हां दोस्तों, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान होगा। यूपी के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पूरे राज्य में आज से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। श्रमिकों के लिए खुशखबरी।
मंत्री दिल्ली सरकार ने किया महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने साल के आखिर में श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी मजदूर परस्त नीतियों के तहत यह कदम उठाया है। सिसोदिया के मुताबिक गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इस महामारी के दौर में यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर किस्म के कर्मचारियों को भी मिलेगा। सिसोदिया ने बढ़ी हुई दर से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली में कुशल मजदूरों के लिए मासिक 15,492 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 17,069 रुपए तथा कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 18,797 रुपए तय की गई है। इसके अलावा लिपिक और सुपरवाइजर किस्म के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई है। इनमें गैर मैट्रिक को मासिक 17,069 रुपए, मैट्रिक से गैर स्नातक को 18,797 रुपए तथा स्नातक और उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को 20,000 मासिक रुपए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किए गए लाइक से ये हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत की इकोनॉमी में हो रही है रिकवरी। जी हां दोस्तों, देश के सामने इकोनॉमी के मौजूदा हालात और भविष्य की उम्मीदों पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया भर के वित्त मंत्री अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और हम बजट के नजदीक जा रहे हैं। मैं रिकवरी को लेकर बहुत सकारात्मक हूं। 2 महीनों से लगातार रिकवरी हो रही है। हिंदुस्तान लीडरशिप समिट में शुक्रवार को वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 महीनों से जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। उद्योगपति क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और निवेश बढ़ रहा है। डिमांड में भी तेजी आ रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेश ने शुरू की रोहिंग्या रिफ्यूजियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया। 1500 लोगों के पहले समूह को एक द्वीप पर भेजा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश प्रशासन ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर अहम फैसला किया है। इसके तहत शुक्रवार को 1500 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों के पहले समूह को एक दूर दराज के द्वीप पर भेजना शुरू कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि मानवाधिकार समूह बार बार इस प्रक्रिया को रोकने की मांग कर चुके हैं। वहीं इस द्वीप पर फिलहाल जो आवास बनाए गए हैं वहाँ 1 लाख लोग रह सकते हैं, जो कि लाखों रोहिंग्या मुसलमानों के हिसाब से बेहद कम संख्या में है। एक अधिकारी ने बताया कि 1642 शरणार्थी भाषण 4 द्वीप पर जाने के लिए चटगांव बंदरगाह से 7 पोतों में सवार हुए। स्थानीय नियम के अनुसार इस अधिकारी का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता है। यह द्वीप मानसून के महीने में नियमित तौर पर डूब जाता था, लेकिन यहाँ अब बाढ़ सुरक्षा, तटबंध, घर, अस्पताल और मस्जिदों का निर्माण 11.2 करोड़ डॉलर की लागत से बांग्लादेश की नौसेना ने किया है। यह इलाका मुख्य क्षेत्र से 34 किलोमीटर दूर है और केवल 20 साल पहले ही सामने आया था। इससे पहले यहाँ कभी आबादी नहीं रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार में हिंसक उत्पीड़न के बाद भागकर बांग्लादेश आए थे और ये यहाँ अभी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बजट 2021-22 के लिए सरकार ने आम आदमी से मांगे सुझाव, ऐसे भेजे अपना आइडिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फरवरी में संसद में बजट पेश करेगी, लेकिन सरकार ने आम आदमी की बजट में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे हैं। यदि सरकार को प्राप्त हुए सुझावों में से कोई आइडिया बेहतर लगेगा तो उसे केंद्रीय बजट में शामिल करके लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के पास बजट के लिए सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आप सरकार के पास 7 दिसंबर 2020 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। और बजट 2021 के लिए सुझाव देने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जाना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन स्कीम से नहीं निकाल सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम से पैसे निकालने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक निवेशक यूनिट को नहीं बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि यह बड़ा मसला है और लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव किए बिना ट्रस्टियों को एक हफ्ते के अंदर बंद 6 स्कीमों के लिए यूनिट धारकों की बैठक बुलाने की इजाजत दी जाती है ताकि इस फैसले पर उनकी सहमति ले सके। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के वेदर अपडेट्स। तो दोस्तों इस बार झेलना होगा सामान्य से ज्यादा सर्दी का सितम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में दिसंबर महीने में लगातार ठंड बढ़ रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रिकॉर्ड किए जा रहे सामान्य से कम तापमान को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों को इस बार पहले से ज्यादा ठंड झेलनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य इलाकों में दिसंबर और जनवरी के बीच ठंड सामान्य से ज्यादा पड़ सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर से फरवरी महीने के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 20 नवंबर के बाद 12वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 17 से 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 21 पैसे से लेकर 24 पैसे तक बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज 20 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल 23 पैसे महंगा हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 82 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 73 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने के भाव में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में राष्ट्रीय राजधानी में सोने का मूल्य 136 रुपए टूटकर 48,813 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इससे पिछले सत्र यानी गुरुवार को दिल्ली में सोने का भाव बंद होने पर 48,949 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक रुपए की कीमतों में मजबूती और वैश्विक स्तर पर सोने एवं चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से घरेलू सराफा बाजार में भी इन धातुओं की कीमतों में कमी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत भी 346 रुपए से घटकर 63,343 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से दी मात, सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। जी हां दोस्तों, भारत ने कैनबरा के मानुका ओवल में खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से मात दी है। भारत की इस जीत के हीरो युजवेंद्र चहल, टी नटराजन, रविंद्र जडेजा और KL राहुल रहे। KL राहुल ने 40 गेंदों में 51 रन जोड़े और रविंद्र जडेजा ने 23 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। इन दोनों की पारी के दम पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। भारत ने राहुल, जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के बाद नटराजन और चहल की गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटाई। चहल और नटराजन ने 3-3 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में भारी उछाल, सेंसेक्स पहली बार 45,000 अंक के पार हुआ बंद। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार झूम उठे। सेंसेक्स 447 अंक की बढ़त के बाद पहली बार 45,000 अंक के पार बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूती वाली धारणा के बीच निफ्टी में 13,250 अंक पर रहा। महंगाई में तेजी बने रहने के बीच RBI ने लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से सुधार की राह पर है और चालू तिमाही में बढ़ोतरी दिख रही है। इसी बीच BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 45,148.28 अंक के मैक्सिमम लेवल तक चला गया। बाद में 446.90 अंक यानी 1% की बढ़त के साथ 45,079.55 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 125.65 अंक यानी 0.95% बढ़त के साथ 13,258.55 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसमें भी 13,280.05 अंक के हाई लेवल को छुआ था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जनवरी से कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ेगी, एक बार में 5,000 तक का भुगतान कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की जानकारी देते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनवरी से कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के जरिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन से 5,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। अभी तक एक ट्रांजैक्शन के लिए 2,000 रुपए तक का भुगतान
भुगतान करने की सुविधा थी। कॉन्टेक्टलेस कार्ड सिस्टम में बिना पिन एंटर किए ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।